मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो हमारा ऑनलाइन सेशन है ये एक बहुत ही कंटेम्प्ररी इशू और बर्निंग इशू पर आधारित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड ओवर वाटर क्राइसिस डे बाय डे बढ़ रहा है और इसी को सॉल्व करने के लिए, मास अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड लेवल पे 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। तो इस ओकेजन के पर्सपेक्टिव में आज का ये जो हमारा सेशन है इसमें हम डिफरेंट वाटर इश्यूज़, उनके सॉल्यूशन की बात करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह वर्ल्ड ओवर वाटर क्राइसिस जो है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अर्थ इज़ नोन एज अ ब्लू प्लैनेट बिकॉज वाटर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज़ फाउंड ऑन अर्थ। ये जो पानी है ये एक कंडीशन देता है जो लाइफ को सपोर्ट करती है और इसी के कारण अर्थ अपनी जो यूनिकनेस है उसको बनाए रखता है। हम सभी जानते हैं कि वाटर इतना इम्पॉर्टेंट है कि जो अर्थ पे पहली लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट हुई जो ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में थी वो वाटर में एग्जिस्ट हुई और धीरे धीरे वो जहाँ जहाँ फेवरेबल कंडीशन मिली वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई। तो वाटर इन इटसेल्फ इज अ साइक्लिक रिसोर्स दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्स और जो पानी है वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के फॉर्म में हमारे जो डिफरेंट स्फीयर्स हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, इसमें साइक्लिक घूमता है और रिन्यू हो जाता है। वाटर क्योंकि सभी स्फीयर्स में सभी लाइफ फॉर्म्स को चाहिए होता है तो वाटर का सर्कुलेशन बनाए रखने के लिए नेचर ने एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल दी है जिसको हम जल चक्र के रूप में डिफरेंट स्टेजेस पे जब पढ़ते हैं क्लासेस में तो हम पाते हैं कि वाटर सर्कुलेट करता है बिटवीन एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर और ये नेचर ने अर्थ को ब्लेस किया है इस एक यूनिक सर्कुलेशन से ताकि जो वाटर जो सभी कंपोनेंट्स को चाहिए, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को चाहिए, वहाँ आराम से सर्कुलेट हो सके। तो हम जानते हैं कि वाटर जो है स्क्वीडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सभी जगह समान रूप से नहीं मिलता है। जहाँ पानी उसकी आवश्यकता से ज़्यादा होती है तो वहाँ फ्लड होता है और जहाँ पानी कम मिलता है तो वहाँ ड्रॉट लाइक कंडीशंस होती। हम ऐसा पाते हैं कि अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट डे में वाटर क्राइसिस इमर्ज होके आया है बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल वाटर। हमारे पास जो पानी है, हम ऐसा कहते हैं कि अर्थ एक ब्लू प्लैनेट है, जलीय ग्रह है, 71% वाटर है, बट जो वाटर है वो सारा का सारा उस यूटिलिटी का नहीं है कि हम उसे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ कर पाएँ या एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर पाएँ। देयरफॉर जो लिमिटेड वाटर है वो हमें बहुत संभाल के यूज़ करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है जिसके कारण हमारे वाटर रिसोर्सेज जो हैं दे आर डिप्लीटिंग एंड दे आर डिप्लीटिंग एट अ वेरी रैपिड पेस। ये कंडीशन जो है अलार्मिंग है क्योंकि वाटर न केवल सभी सोसाइटीज़ को चाहिए बल्कि उन सोसाइटीज़ को और भी ज़्यादा पानी चाहिए जो एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटीज़ हैं, जैसी सोसाइटी इंडिया में है या जैसी सोसाइटी हरियाणा में है जहाँ पर इरिगेशन के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता है। जैसा मैंने पीछे बताया कि हर सोसाइटी को पानी चाहिए और आप इतिहास में भी देखेंगे कि जिन जिन सोसाइटीज़ ने वाटर को जुडिशियसली यूज़ किया है उन सभी जगह पानी अच्छा है और वहाँ सभी जगह वो सोसाइटीज़ जो हैं दे आर फूड सिक्योर सोसाइटी एंड बाय इरिगेटिंग मोर एंड मोर लैंड दे आर प्रोड्यूसिंग एम्पल अमाउंट ऑफ फूड टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल। But in present context, given the high rate of population increase and urbanization यानी जनसंख्या वृद्धि और नगरीकरण के कारण हमारे सारे के सारे जो जलीय संसाधन के स्रोत हैं वो हेवी प्रेशर में है। साथ ही साथ जैसा आप सुनते हैं कि आने वाला समय क्लाइमेट चेंज का है तो धीरे धीरे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो हीट के कंडीशंस बढ़ रही हैं या टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है जिसके कारण हमारे वाटर रिसोर्सेज और ज़्यादा डिप्लीट हो रहे हैं। यहाँ
आपको मैं बताऊं कि वर्ल्ड लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको WRI कहा जाता है, यानी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट कहा जाता है। ये काम करती है वर्ल्ड लेवल पे वाटर क्राइसिस को स्टडी करने के लिए, वाटर के इश्यूज को स्टडी करने के लिए और बहुत सारी मॉडलिंग करने के लिए काम करती है। इसकी एक स्टडी यदि आप देखें जिसमें कहा गया कि 1960 के बाद हमारे जो वाटर जो था, ग्राउंड वाटर था, उसको हम जो विड्रॉ करते हैं, जो निकालते हैं, उसकी रेट मोर देन डबल हो गई है। और यही नहीं ये रुक गई है, बल्कि आने वाले समय में इस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेडिक्ट किया है कि ये रेट और भी अलार्मिंग होगी और भी ज़्यादा बढ़ेगी। सिचुएशन उन सोसाइटीज़ के लिए और भी क्रिटिकल है जो एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटीज़ हैं। जैसा मैंने पीछे बताया कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है जहाँ पर मोर और लेस जो हमारी 60 to 70% है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। यहाँ हम जानते हैं कि हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन में बहुत सारे कैनाल इरिगेशन है और ये कैनाल इरिगेशन आती है रिवर सिस्टम से, और जैसे जैसे हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं या जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारी इन रिवर सिस्टम्स में पानी की जो मात्रा है वो कम हो रही है, और जिसका एक सीधा साधा आउटकम ये होता है कि हमारे जो स्टेट्स हैं, अपर रिपेरियन और लोअर रिपेरियन जो स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनके साथ टेंशन होती है। तो जिन जिन सोसाइटीज़ में पॉपुलेशन ग्रोथ तेज है, अर्बनाइजेशन तेज है, और जहाँ मिसयूज़ है, वो सारी की सारी सोसाइटीज़ वर्ल्ड ओवर वाटर स्ट्रेस्ड रीजन्स के रूप में जानी जाती हैं। आपके सामने एक बहुत ही अच्छा और एक इंफॉर्मेटिव मैप है। आप इसमें देखेंगे कि कुछ आपके पास शेड्स हैं। जो डार्क रेड कलर है वो उन रीजन्स को आइडेंटिफाई करता है, मार्क करता है जहाँ पे एक्सट्रीम हाई स्ट्रेस है वाटर का। तो आप पाएंगे इंडिया और जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है उसके बहुत सारे रीजन्स ऐसे एरिया में आते हैं जहाँ पर वाटर स्ट्रेस लाइक कंडीशन है। तो वर्ल्ड ओवर बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ अ ग्रेट थ्रेट कॉज्ड बाय हाई लेवल ऑफ वाटर स्ट्रेस। इस वाटर स्ट्रेस के कारण आप पाएंगे कि बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि जो रिवर्स होती हैं दे फॉलो नेचुरल बाउंड्रीज, उनके लिए पॉलिटिकल बाउंड्री कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। जब एक रिवर इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करके दूसरे रिवर देश में जाती है तो आप पाएंगे कि वाटर पर दोनों का अधिकार होता है, लेकिन जैसे जैसे वाटर क्राइसिस बढ़ रहा है वैसे वैसे कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट भी बढ़ रहा है। तो बहुत सारे इसमें उदाहरण दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जहाँ जहाँ हाई लेवल ऑफ वाटर डिस्प्यूट है दो नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में। तो इसमें इंडस रिवर जो उसके लेकर इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, इसी तरह नाइल रिवर को लेकर या जॉर्डन रिवर को लेकर बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वाटर के शेयरिंग पर, ख़ास तौर से रिवर वाटर की शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट है। ये पिक्चर आपने बहुत बार कॉमनली देखी होगी। बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि हमारे रीजन की तो पिक्चर नहीं है, या हमारे राज्य में तो बहुत पानी है। लेकिन आप यकीन माने, जिस तरह से वाटर क्राइसिस बढ़ रहा है, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक थ्रेट इमर्ज होके आ रहा है, वैसे वैसे आने वाले समय में ये एक कॉमन पिक्चर होगी। हम सभी को इस बारे में सोचना चाहिए। तो अब बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, हमें जो सबसे पहली बात पता होनी चाहिए कि वाटर मैनेजमेंट में इश्यूज क्या क्या हैं। तो आपके सामने ये 4 प्रमुख इश्यूज आपको डिस्कस किए हैं। पहला, क्वांटिटी ऑफ वाटर, कि वाटर की अवेलेबिलिटी ही बहुत कम है किसी रीजन में। दूसरा, वाटर तो अवेलेबल है बट इट इज़ ऑफ बिलो क्वालिटी, क्वालिटी इज़ वेरी इन्फीरियर, लाइक सलाइन है, या उसका टेस्ट ख़राब है, या उसमें जो हेवी मेटल्स हैं उनकी सॉल्वेंसी ज़्यादा है। इसके अलावा एक इशू है डिस्ट्रीब्यूशन का, कि हमारे पास जो पानी है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, हर हाउस होल्ड तक पानी कैसे पहुंचाया जाए। अलॉन्ग विद दैट एक अपने आप में एक और इशू है यूटिलाइजेशन का, कि हम पाइप्ड वाटर देते हैं सभी जगह, बट उसका यूटिलाइजेशन किस प्रकार का है, क्या वो उसी काम के लिए यूटिलाइज हो रहा है जिसके लिए वो सप्लाई किया जा रहा है। ये भी अपने आप में वर्ल्ड ओवर एक मेजर वाटर मैनेजमेंट का इशू है।
जैसा हम जानते हैं कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हाईली स्क्यूड है, न केवल स्पेस पर, क्योंकि कुछ जगह ज़्यादा बारिश होती है, कुछ जगह कम, वहीं ये टाइमली भी बहुत स्क्यूड है। यानी आज यदि आप किसी भी प्लेस की बात करें तो वहाँ गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है, रेनी सीजन में वहाँ बहुत ज़्यादा पानी है। तो सेम प्लेस पे भी पानी की टाइम के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है। जिन जगहों पे पानी अबेंडेंट मिलता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, कई बार वो पानी को ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं कर पाते, जिसके कारण वाटर क्राइसिस बहुत अधिक मात्रा में होता है। इन सभी इश्यूज़ को एक साथ क्लब करके लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए हम ये दिन मनाते हैं, जिसको हम वर्ल्ड वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये एक इंटरनेशनल इवेंट है जो 22 मार्च को वर्ल्ड ओवर मनाई जाती है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि सबसे पहली बार रियो कॉन्फ्रेंस में, यानी 1992 की जो हमारी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हुई रियो द जेनेरियो ब्राज़ील में, उसमें प्रपोज किया गया कि हम वाटर के कंजर्वेशन को, क्योंकि वाटर अपने आप में एक बहुत प्रीशियस रिसोर्स है, इसको कंजर्व करने के लिए एक ऐसा इंटरनेशनल डे मनाएं। और इसी के आउटकम में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया कि हर साल हम 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाएंगे। 1993 से हर साल ये दिन मनाया जाता है और इस वर्ष यानी वर्ष 2021 में जो वर्ल्ड वाटर डे है, इसका थीम रखा गया वैल्यूइंग वाटर। हम जानते हैं कि वाटर इन इटसेल्फ ऑफ इमेंस यूटिलिटी, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, न केवल इकोनॉमिक वैल्यू है बल्कि इसकी सोसाइटल वैल्यू है, डेली यूज़ के लिए वैल्यू है। तो इन सभी पर ये थीम फोकस करता है। यूनाइटेड नेशंस ने 2021 में जो वैल्यूइंग वाटर थीम रखा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वाटर डे की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए। तो जैसा हम जानते हैं कि वर्ल्ड वाटर डे एक कैंपेन है, एक तरह का इनिशिएशन है कि हम समझें कि वाटर और वाटर से जुड़ी हुई क्या क्राइसिस हैं, क्योंकि वाटर न केवल लाइफ सपोर्टिंग है बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण हमने जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें जो गोल नंबर 6 है, जिसमें रखा वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030, ये हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है। वाटर की जो मैनेजमेंट है वो अपने आप में बहुत स्किलफुल चाहिए, जिसके कारण जो हमारे वाटर रिलेटेड इश्यूज़ हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, जिसमें हमारे हाउस होल्ड से जुड़ी हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारी कल्चरल सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी, यानी हम टोटल कहें तो नेचुरल एनवायरनमेंट पूरा वाटर की अवेलेबिलिटी पर, इसकी वायबिलिटी पर ही निर्भर करता है। तो इस डे का साफ सा इंटेंशन ये है कि हम मास अवेयरनेस लाएं। आप जैसे जो युवा स्टूडेंट्स हैं, जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, सभी को इस बात की इम्पोर्टेंस बताई जाए कि किस तरह वाटर बहुत क्रूशियल है और किस तरह इसको कंजर्व किया जाए। तो वाटर में जैसा हम पीछे बात कर रहे थे कि वाटर इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, तो वाटर की स्कैरिसिटी, वाटर पोल्यूशन, इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई, लैक ऑफ सैनिटेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये बेसिक थ्रस्ट हैं नेशनल जो हमारा कैंपेन चल रहा है, वर्ल्ड लेवल पे जो कैंपेन चल रहा है वाटर डे के ऊपर। साथ ही साथ जैसा जैसा हम आगे बढ़ रहे हैं, सोसाइटी में जो इक्वालिटी है उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो एक कैंपेन इस तरह का भी चलता है कि वॉश यानी वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन की जो सर्विसेज हैं वो एक बेसिक ह्यूमन राइट बन गया है और वाटर एंड सैनिटेशन इसमें इंटीग्रल पार्ट है। एक और जो हमें बात सोचनी चाहिए कि जैसे जैसे वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें ज़्यादा खाना चाहिए। एक मॉडेस्ट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो आने वाले 2050 तक हमें 60% ज़्यादा खाना चाहिए। तो आवश्यकता ये है कि हम वाटर को बचाएं, क्योंकि वाटर हमारी एग्रीकल्चर में एक मेजर इनपुट है, जो वाटर फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत ही एसेंशियल है।
वाटर न केवल पर्सनल यूज़ के लिए बल्कि हमारे और वाटर रिलेटेड और जो एक्टिविटीज़ हैं लाइक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या हम जहाँ पे हाइडल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं सभी जगह चाहिए। तो वाटर जो है बहुत ही प्रीशियस है। इसकी अवेलेबिलिटी कम होने के कारण ऐसा माना जाता है कि जो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा दैट वुड बी फॉर वाटर एंड वाटर रिलेटेड इश्यूज़। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो डिफरेंट कैंपेन्स हैं वो वाटर के प्रोटेक्शन के लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए चलते हैं। यहीं आपके लिए मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि एक डे ज़ीरो डिक्लेयर किया जाता है उन कंट्रीज़ में जहाँ वाटर जो है वो ख़त्म हो गया है। ये धीरे धीरे एक कैंपेन के रूप में सिटी ऑफ केप टाउन से शुरू हुआ, जहाँ पर वाटर के हाई कंजम्पशन के कारण और साथ ही साथ रेनफॉल के डिले होने के कारण पानी ख़त्म डिक्लेयर कर दिया गया, जिसको डे ज़ीरो कहते हैं। आप में से बहुत सारे सोच सकते हैं कि डे ज़ीरो का इंडिया से क्या लेन देना है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि इंडिया में भी धीरे धीरे वो समय आ रहा है जब डे ज़ीरो इज़ अप्रोचिंग वेरी नियर। एक एग्जाम्पल के रूप में देखें तो 19 जून 2019 को चेन्नई सिटी में ऑफिशियल्स ने डे ज़ीरो डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पर जो पानी है वो बहुत सब्सटेंशियली कम हो गया है। रेजिडेंशियल एरिया में राशनिंग ऑफ वाटर होने लगी है, पानी बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए थोड़ा छोड़ा जाता है। अब हम स्कॉलर्स के बीच में, हम स्टूडेंट्स के बीच में ये बहुत बार प्रश्न उठेगा कि वाई देयर इज़ नो वाटर इन सिटीज़, वाई वाटर इज़ रनिंग आउट। तो यू कैन फाइंड मैनी सॉल्यूशंस। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो जैसा मैंने पीछे बताया कि 3 मेजर कॉजेज इमर्ज होके आते हैं: ग्रोइंग पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड मिसमैनेजमेंट, जिसके कारण आज इंडिया के 54% पॉपुलेशन इज फेसिंग एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हमारे पास वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और जबकि हम यदि वाटर रिसोर्सेज का प्रपोर्शन देखें तो वी हैव ओनली 4% ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज, जिसके कारण सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है। इंडिया के केस में एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन इमर्ज होकर आती है। आप देखेंगे कि हर साल जब हमारा ईस्टर्न इंडिया फ्लडेड होता है उसी समय हमारा वेस्टर्न इंडिया ड्रॉट लाइक कंडीशन में होता है। तो ये भी अपने आप में एक वाटर मैनेजमेंट का चैलेंजिंग इशू है इंडिया के पर्सपेक्टिव में। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की यदि हम इंडिया की पर्सपेक्टिव में रिपोर्ट देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो कोर ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट थी वहाँ पर हाई जो वाटर थ्रेट है, वाटर स्ट्रेस है, वो है पूरा का पूरा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। इसके अलावा भी जो हमारे और जो पार्ट्स हैं जो हमारे ईस्टर्न इंडिया के हैं वहाँ भी मीडियम टू हाई लेवल ऑफ वाटर जो क्राइसिस है, वाटर स्ट्रेस है, वो मिलता है। जैसा मैंने पीछे डिस्कस किया कि ये हमारे वो रीजन्स हैं जहाँ वाटर जो स्ट्रेस है वो बहुत हाई लेवल पर है। इवन 80% तक वाटर स्ट्रेस मिलता है और नियरली 54% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज लिविंग विथ वाटर स्ट्रेस। नाउ यदि हम कारणों की बात करें कि क्या क्या कारण है इंडिया के पर्सपेक्टिव में, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज। हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उनका, रिप्लेनिशमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। हम बहुत सारे फ्री पावर या पुश फॉर जो हमारी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं उनको पुश करते हैं, ऐसे पॉलिसी बनाते हैं जिससे फार्मर्स को फ्री पावर मिले। जब किसी चीज़ को फ्री मिलती है तो उसकी मिसयूज़ होने की बहुत ही संभावनाएं होती हैं। साथ ही साथ वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को भी प्रमोट कर रहे हैं जो अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक है। हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनकी पुअर मेंटेनेंस है, और हमारी जो इरिगेशनल फैसिलिटीज़ हैं उसमें भी जो उनकी पोटेंशियल कैपेसिटी है और जो एक्चुअल में उनका यूटिलाइजेशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यानी हम अपने अवेलेबल इरिगेशनल रिसोर्सेज की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। वाटर स्ट्रेस में
हमारे पास रिलायबल डेटा की भी एब्सेंस है। बहुत सारे लेवल्स पे हमारे पास डेटा ही नहीं है कि हम वाटर की स्ट्रेस को जज कर पाएँ। इसके साथ साथ हमारा जो रैपिड अर्बनाइजेशन है या हमारा जो फॉल्टी क्रॉपिंग पैटर्न है, जिस तरह हम पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को देखें, ये वीट राइस बेल्ट है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वाटर स्ट्रेस हो रही है, हमने अपना क्रॉपिंग पैटर्न बदला नहीं है, जिसके कारण यहाँ वाटर स्ट्रेस बहुत हाई लेवल का हो रहा है। साथ ही साथ हमारे जो रिवर्स हैं, दे आर गेटिंग पॉल्यूटेड बाय लार्ज इंडस्ट्रियल बेसिस, लार्ज अर्बन सेंटर्स, जिसके कारण हमारे जो रिवर्स की वाटर क्वालिटी है दैट इज ऑल्सो डिमिनिशिंग एट अ वेरी रैपिड पेस। अब बात करते हैं हम हरियाणा की, कि हरियाणा में किस तरह की सिनेरियो है वाटर लेवल्स को लेकर। जैसा मैंने पीछे कहा कि वाटर स्ट्रेस एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ के लिए बहुत हार्मफुल होता है, तो आप सभी जानते हैं कि हरियाणा वॉज फ्रंट रनर इन ग्रीन रेवोल्यूशन, और ये एक कोर एरिया था जिसने इंडिया की फूड सिक्योरिटी को अश्योर किया। नाउ बिकॉज ऑफ हरियाणा वी आर फूड सरप्लस सोसाइटी, एंड ये अपने आप में एक ही इशू होता है कि हरियाणा में वाटर के क्या ट्रेंड हैं। तो आप पाएंगे जो हमारा ग्राउंड वाटर सेल है या हमारे जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, उसने बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ की हैं। 5 साल का वो हर 5 साल बाद डेटा लेता है। हमारे पास जो लास्ट स्टडी है अभी जो यूज़ की है दैट इज़ ऑफ 2013, जिसमें कहा गया कि आउट ऑफ 119 ब्लॉक्स इन 21 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा, 64 blocks were found ओवर एक्सप्लॉइटेड विथ रेफरेंस टू ग्राउंड वाटर, और वो डार्क जोन डिक्लेयर कर दी गई है। तो आप देखेंगे 2013 के जो सिनेरियो है, पहला डेटा जो है वो 119 डिस्ट्रिक्ट्स में से 64 जो हमारे ब्लॉक्स हैं वो ओवर एक्सप्लॉइटेड डिक्लेयर कर दिए गए। 2017 के आते आते जब 22 डिस्ट्रिक्ट हो गए हरियाणा में, और 128 ब्लॉक्स इन द स्टेट वर ओवर एक्सप्लॉइटेड। ऐसा कहा गया कि जो 128 डिस्ट्रिक्ट थे, ब्लॉक्स थे, वो और ओवर एक्सप्लॉइटेड हो गए। यानी 12 जो ज़्यादा जो हमारे ब्लॉक्स इमर्ज होके आए जो अब ज़्यादा वाटर स्ट्रेस्ड हैं। तो 78 आप देखें, 64 से 78 हो गए आउट ऑफ 128। तो जो 12 नए जोन्स इमर्ज होके आए वो भी डार्क जोन्स हैं। अब यदि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज एनालिसिस देखें तो आप पाएंगे कि हमारे जो कुरुक्षेत्र है, जो महेंद्रगढ़ है, कैथल है, ये बहुत ही हाई लेवल की वाटर स्ट्रेस में रील कर रहे हैं। यहाँ पर आवश्यकता यह है कि हम क्रॉपिंग पैटर्न बदलें, हम अपने वाटर इंटेंसिव क्रॉप को छोड़ें, ताकि यहाँ जो भी पानी अवेलेबल है उसका जुडिशियस यूज़ हो पाए। हरियाणा के ही पर्सपेक्टिव में यदि हम बात करें तो हरियाणा में एक ड्यूल तरह की प्रॉब्लम है वाटर से जुड़ी हुई। सर्टन रीजन्स ऑफ हरियाणा are witnessing fall in water table, whereas some other pockets are witnessing a rise in water table। और जैसा कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चरली ये दोनों ही कंडीशंस बहुत हार्मफुल हैं, और इंडिया की जो ग्रीन रेवोल्यूशन की बेल्ट थी वहाँ पर एक मेजर इशू इमर्ज होके आ रहा है कि यहाँ पर जो हमारी वाटर टेबल है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, क्योंकि हम सरप्लस में वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो इकोलॉजिकली एग्रीकल्चरली अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो अब प्रश्न उठता है कि करा क्या जाए। तो सबसे पहला हम ग्रीन जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट है या पूरा का पूरा इंडिया है, वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करें। हम ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें जो लेस वाटर इंटेंसिव हो। हम वाटर को एक पेड आइटम बनाएं, यानी जो भी पानी को यूज़ करें वो उसके लिए पे करें। जब हम किसी भी चीज़ के लिए पे करते हैं तो हम उसके यूज़ के लिए कॉशियस होते हैं कि कहीं ज़्यादा पैसे ना देने पड़े। इस तरह वाटर को कंजर्व किया जा सकता है। हम मास अवेयरनेस की तरफ जाएं। हम जो हमारी ट्रेडिशनल इंडिजिनस नॉलेज थी वाटर को प्रोटेक्शन करने के लिए, हम पॉन्ड्स बनाते थे, हम बहुत सारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स बनाते थे जिनसे वाटर को कंजर्व किया जा सके, वो भी लाएं। हम वेस्टेज को मिनिमाइज़ करें, हम रीयूज़ को प्रमोट करें,
और साथ ही साथ हम हर बूंद से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने की कोशिश करें, ताकि हम जो वाटर क्राइसिस के ऊपर बैठे हैं उसको हम सुधार पाएँ। रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकिल को प्रमोट करना चाहिए। हमें वाटर के जो सोर्स हैं, रिवर्स हैं, उनको रीजिनोवेट करना चाहिए। हमने अपने अंदर बिहेवियरल चेंज लाने चाहिए ताकि हम वाटर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे पाएँ। हम ऐसे जन आंदोलन शुरू करने चाहिए जिससे वाटर बच पाए और हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो पाए। हमें कोहेजन लाना चाहिए, कोऑर्डिनेशन लाना चाहिए अपनी लैंड एंड वाटर पॉलिसीज़ में। हमें नए इरिगेशनल मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमें वाटर कंजर्व करना चाहिए ताकि हमारा जो फ्यूचर है, हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो बनी रहे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट मांग है, जो पूरा इस कंक्लूजन है इस पूरे वाटर मूवमेंट का, कि हमें सिटीजन पार्टनरशिप को, सिटीजन पार्टनरशिप, उसके रिप्रेजेंटेशन को प्रमोट करना चाहिए। उसके अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन जब होगा इंडिविजुअल्स का, तो हमारा जो देश है वो वाटर सिक्योर भी हो पाएगा और फूड सिक्योर भी हो पाएगा। तो आप सभी से ये अनुरोध है कि आप कोशिश करें कि इस वाटर डे पर इस मैसेज को आगे बढ़ाएं कि हमें वाटर को सेव करना चाहिए। वाटर प्रीशियस है और हम सभी की इन्वॉल्वमेंट ही इस वाटर डे को सक्सेसफुल बना सकती है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आपके यदि कोई सुझाव हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप इस ईमेल आईडी के माध्यम से मेरे से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।